आज हम कास्ट आयरन के उत्पादन के बारे में पढ़ाई करेंगे। कास्ट आयरन का उत्पादन क्यूपोला भट्टी में किया जाता है। क्यूपोला भट्टी के अंदर स्क्रैप मेटल और पिग आयरन को पिघलाया जाता है और उससे विभिन्न प्रकार के कास्ट आयरन बनाए जाते हैं। इस क्यूपोला भट्टी के अंदर नोडुलर और मेलिएबल कास्ट आयरन भी बनाया जा सकता है। क्यूपोला का जो सिलेक्शन किया जाता है वो इस बात पर निर्भर करेगा कितनी मेल्टिंग कैपेसिटी चाहिए, डायमीटर ऑफ द शेल बिना लाइनिंग के और लाइनिंग के साथ कितना है, स्पार्क अरेस्टर उसके अंदर है या नहीं है। क्यूपोला भट्टी एक वर्टिकल स्टील के खोखले शेल जैसी होती है जिसके आंतरिक सतह पर रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स की लाइनिंग बनाई हुई रहती है। इस भट्टी में ऊपर के हिस्से से जो मेटल चार्ज है वो डाला जाता है। ये लगभग आधी ऊंचाई तक चार्ज को भरा जाता है। इसके चार्ज के अंदर मेटल जिसको हमको पिघलाना है वो कोक और लाइमस्टोन इसकी अल्टरनेट लेयर्स डाली जाती हैं। इसके अंदर कोयले को हवा के साथ में जलाया जाता है और हवा जो है वो इसमें ट्यूयर्स के माध्यम से अंदर डाली जाती है। जब इसमें जो कोयला जलता है उससे जो गर्म गैसें बनती हैं ये भट्टी के निचले हिस्से में बनती हैं और धीरे धीरे ऊपर उठती हैं। ऊपर उठते समय ये नीचे आते हुए चार्ज को गर्म भी करती हैं, प्री हीट भी करती हैं। क्यूपोला भट्टी के विभिन्न हिस्से होते हैं: स्पार्क अरेस्टर, चार्जिंग डोर, एयर बॉक्स, ट्वियर्स, टैप होल और स्लैग होल। स्पार्क अरेस्टर का काम होता है जो गर्म गैसें भट्टी में से बाहर निकल रही हैं उनके साथ जो चिंगारियां आती हैं उन चिंगारियों को एटमॉस्फेयर में जाने से रोकता है। चार्जिंग डोर के माध्यम जगह वो एक खुली खिड़की होती है जहां से हम मेटल, फ्लक्स और कोक की लेयर को इसमें डालते हैं। एयर बॉक्स बॉटम साइड में इसके चारों तरफ बना रहता है। इसका ब्लोअर से संपर्क किया जाता है और इस एयर बॉक्स के जो भट्टी के अंदर की सतह में जो छेद होते हैं जिन्हें ट्वियर्स कहते हैं इनके माध्यम से हवा को इसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है। टैप होल जो होता है यहाँ से पिघली हुई धातु हम कलेक्ट करते हैं और स्लैग होल जो है ये टैप होल से थोड़ी सी ऊंचाई पर बना होता है, ये स्लैग को निकालने के काम आता है। हम क्यूपोला के विभिन्न जोन्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहला जोन होता है वेल। ये ट्वियर्स के नीचे और सैंड बेड के बीच का जो हिस्सा है इसे वेल कहते हैं। इस वेल में ही पिघली हुई धातु और स्लैग ये इकट्ठा होता है। इस वेल के 15 से 30 सेंटीमीटर ऊपर का जो हिस्सा होता है जो ट्वियर से ऊपर ऊपर का होता है इसे कंबुशन जोन कहते हैं। इस जोन में कोयला जलता है और ब्लास्ट एयर की सारी ऑक्सीजन यहाँ पर कंज्यूम हो जाती है। इस कारण से इस हिस्से का टेम्परेचर 1550 से 1850 के बीच में हो जाता है और इसके कारण से इतनी गर्म हवाएं बनती हैं, गर्म गैसेज, और ये ऊपर उठते समय मेटल को पिघलाने का काम करती हैं। इस हिस्से में जो रिएक्शंस होती हैं कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और हीट बनाती हैं। सिलिकॉन जो होता है कोयले का वो सिलिकॉन ऑक्साइड और हीट बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड और हीट बनती है। कंबशन जोन की अपर लेयर से कोक बेड की अपर लेयर के बीच का हिस्सा जो है इसे रिड्यूसिंग जोन कहते हैं। इस जोन में नीचे से आने वाली हॉट गैसेस की कार्बन डाइऑक्साइड कोक से एंडोथर्मिक रिएक्शन करते हुए कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती हैं। इसके कारण से टेम्परेचर गिर के लगभग 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है और यहाँ का एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर हो जाता है। इसके कारण से जो मेटल चार्ज है उस मेटल चार्ज का ऑक्सीडाइजेशन नहीं हो पाता है और मेटल की फॉर्म में ही रहता है। कोक बेड की अपर लेयर से मेटल चार्ज की लोअर लेयर के लेवल जो है उसके बीच के हिस्से को मेल्टिंग जोन कहते हैं। इस जोन के अंदर मेटल चार्ज धीरे धीरे पिघलना शुरू होता है और बूंदों के रूप में कोक बेड में से होता हुआ वेल के अंदर इकट्ठा होना शुरू होता है। यहाँ पर इस दौरान जब पिघली हुई धातु नीचे जाती है यह कार्बन मोनोऑक्साइड में से पर्याप्त मात्रा में कार्बन को सोख लेती है और Fe3C बनता है। मेल्टिंग जोन के ऊपरी सतह से चार्जिंग डोर की निचली सतह के बीच का जो हिस्सा है इसे प्री हीटिंग जोन कहते हैं। इस जोन में कोक बेड, फ्लक्स और मेटल चार्ज इसकी अल्टरनेट लेयर्स होती हैं। इस लेयर में नीचे से आती हुई जो गर्म गैसें हैं ये मेटल चार्ज को
प्री हीट कर देती हैं और इसका टेम्परेचर 1090 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो जाता है। और इसके अंदर सॉलिड मेटल चार्ज जो है, ये समस्या ये है कि इन गैसेज में से कुछ सल्फ़र को भी इसमें से पिक कर लेता है, सल्फ़र उसमें रिएक्ट कर लेती है। प्री हीटिंग जोन से ऊपर के खाली हिस्से को स्टैक बोलते हैं और इसका काम होता है जो गर्म गैसेज हैं या फ्लू गैसेज हैं, इनको एटमॉस्फेयर में भेजने का काम करता है। स्टैक के ऊपरी हिस्से पर स्पार्क अरेस्टर लगता है जो कि चिंगारियों को वातावरण में जाने से रोकता है। क्यूपोला के ऑपरेशन को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्यूपोला को तैयार किया जाता है। तैयार करने में उसकी आंतरिक जो लाइनिंग है उसकी सफाई की जाती है। पिछली बार जब चलाया गया था उसके कारण से लाइनिंग के ऊपर स्लैग या मेटल चिपका हुआ रह सकता है, उसे हटाया जाता है। कहीं पे रिफ्लेक्टिव लाइनिंग में अगर टूट फूट हो गई है तो उसे रिपेयर किया जाता है। कोई टूटी हुई ब्रिक है तो उसे बदल दिया जाता है। ये सब करने के बाद में उसके जो बॉटम डोर हैं उसको बंद करके उसके नीचे प्रॉप लगा दिया जाता है, स्टॉप, जिससे कि वो डोर बंद हो जाता है। जब ये डोर को बंद कर देते हैं तो इसके ऊपर हम एक सैंड बेड तैयार करते हैं और सैंड बेड टेपर्ड होता है जो कि टैप होल की तरफ झुकता हुआ होता है, ताकि पिघली हुई धातु सारी पिघलने के बाद में टैप होल की तरफ जाना शुरू हो जाए। प्रारंभिक तैयारियां कर लेने के बाद में जो सैंड बेड है इसके ऊपर लकड़ी के टुकड़े डाल के उन्हें जलाया जाता है। जब वो लकड़ी अच्छी तरह से जलने लग जाती है तब इसके ऊपर 50 से 100 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक कोक बेड तैयार कर दिया जाता है। ये सारी तैयारी जिस समय हमें पिघली धातु चाहिए उससे 2-2.5 घंटे पहले शुरू करनी होती हैं। और जब ये आग उस पर सेट हो जाती है, जब कोक बेड पूरा जलने लग जाता है, उसके बाद हम चार्जिंग डोर में से इसमें अल्टरनेट लेयर्स ऑफ कोक, फ्लक्स और मेटल ये इसमें डालते हैं। इस पूरे दौरान एयर ब्लास्ट को बंद रखा जाता है और आयरन को सोख होने दिया जाता है। लगभग 45 मिनट तक इसी स्थिति में छोड़ दिया जाता है। इसके कारण से आयरन सोख करता है और वो प्री हीट होने की कोशिश करता है। एक बार जब सोकिंग पीरियड खत्म हो जाता है तब एयर ब्लास्ट को चला दिया जाता है और टैपिंग होल को बंद कर दिया जाता है। जब एयर ब्लास्ट चलता है तो गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं। ऊपर उठने के दौरान जो मेटल चार्ज है वो धीरे धीरे पिघल के वेल में इकट्ठा होना शुरू होता है। जब सफिशिएंट पिघली हुई धातु वेल के अंदर इकट्ठी हो जाती है तो उस दौरान स्लैग होल को ओपन कर दिया जाता है और स्लैग होल में से स्लैग को निकलने दिया जाता है। जब स्लैग होल में से हमें चमकीली पिघली धातु निकलनी दिखाई देने लग जाती है, उस समय पोरिंग होल का जो प्लग है उसको तोड़कर और पिघली हुई जो धातु है उसको लैडल में इकट्ठा कर लिया जाता है और उसकी कास्टिंग करनी शुरू कर दी जाती है। जब तक हमें ज़रूरत पड़ती रहती है हम लगातार अल्टरनेट लेयर्स ऑफ चार्जिंग डोर से डालते रहते हैं। पिघली हुई धातु नीचे हमको लगातार प्राप्त होती रहती है। एक बार जब हमारे को जितनी भी पिघली हुई धातु चाहिए उसकी आवश्यकता पूर्ति हो जाती है तो उसके बाद भट्टी को बंद करने के लिए हम सबसे पहले एयर ब्लास्ट को बंद करते हैं। उसके थोड़ी सी देर बाद में ही हम जो बॉटम डोर्स के नीचे जो प्रॉप लगे हुए होते हैं उनको वहाँ से हटा लेते हैं। ऐसा करने से बॉटम डोर नीचे खुल जाते हैं और भट्टी के अंदर जो भी चार्ज है या राख है, पिघली हुई धातु है, वो सब नीचे गिर जाती है और धीरे धीरे उस भट्टी को हम ठंडी होने के लिए छोड़ देते हैं।